सबसे पहले तो आई मस्ट से कि जो इरशाद आरिफ साहब ने, सोहेल बड़ाई साहब ने और मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जो बातें की हैं, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना म्यूज़िक टू माई ईयर्स, जो ये वो बातें हैं। और आई विश कि अगर हम ये जो सहाफ़त है ये खिलंडरे पने से निकाल के दोबारा इन जैसे प्रोफेशनल्स के हाथों में जो है वो आ सके। 2018 में जब मैं पहली दफ़ा फेडरल मिनिस्टर बना इंफॉर्मेशन का, उससे पहले मैं ज़ाहिर पीटीआई का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था, तो पहले तो सबसे पहले मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी गवर्नमेंट का कोई डिजिटल विंग ही नहीं था और हमारी पार्टी का तो बड़ा स्ट्रॉन्ग डिजिटल विंग था। सो हमने 2018 में मैंने ये बात भी करनी शुरू की कि ये जो हमारी जो सहाफ़त है इसमें जो इनकलाब आया है टेक्नोलॉजी का वो रिकग्नाइज़ नहीं हो रहा। और अगर आप रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे तो ये तो नहीं कि सूरज निकला हुआ है और हम आंखें बंद कर लें और कहें कि रात हो गई है, तो इस तरह तो हकीकत नहीं बदलेगी। लिहाजा ये जो डिजिटल इनकलाब है ये बड़ी जल्दी आ जाएगा और हमें इसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए। 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़त पढ़ाती हैं, उनमें से एक यूनिवर्सिटी भी कोई डिजिटल प्रोग्राम जो है उसका नहीं है। अब मुझे खुशी है कि पहली दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस साल आके अपना प्रोग्राम शुरू किया। तो इससे एक तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा जो एकेडेमिया है वो कितना पसमानदा है दुनिया के मुकाबले में। यानी वो रियलाइज़ ही नहीं कर सके हमारे जो लोग पढ़ाते हैं, जो लोग कोर्सेज़ बनाते हैं, कि टेक्नोलॉजी ने क्या तब्दीलियाँ कर देनी है आपके निसाब में, आपकी तालीम में और आपकी डिग्री में, कि हमें इतने सालों में हम अपने निसाब को ही तब्दील नहीं कर सके। और अब भी आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस साल शुरू किया है और किसी जगह पे जो सहाफ़त है उसमें हम उस तरह से जो डिजिटल इनकलाब है उसको एड्रेस नहीं कर रहे, तो हम बड़े पीछे रह गए। अब मैं 2018 में मैंने ये कहा यूट्यूब, अब मेरा ये ख्याल था कि इसको 5 साल लगेंगे, लेकिन 3 सालों में ही अब आप देखिए कि तकरीबन 12 अरब रुपए की जो एडवर्टिज़मेंट है वो डिजिटल के ऊपर शिफ्ट हो गई है, जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और जिस तरह से हम जा रहे हैं, ऑब्वियसली अल्टीमेटली द मनी विल डिसाइड कि कौन सा मोड जो है उसने रहना है, मनी इज़ शिफ्टिंग टू डिजिटल। और उसलिए हमें जो है वो अपनी तैयारी करनी चाहिए, हमें अपना उसको हुनर आना चाहिए, उसके ऊपर बात करने का सलीका आना चाहिए। और दूसरा जो फिर उससे क्राइसिस पैदा हुआ वो ये हुआ कि वो है रेगुलेशन का। एक हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हुई और उससे हमारा जो कंटेंट क्रिएशन है उसमें एक तब्दीली आई, और दूसरी रेगुलेशन में तब्दीली आना ज़रूरी थी। रेगुलेशन जो आखिरी बना हमारे यहाँ मीडिया के लिए वो पैमरा का लॉ था जो 2003 में बना, और ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तमाम जो हैं ये उस कानून के बाद इन्वेंट हुए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो मीडिया की रेगुलेटरी रजीम है वो बड़ी पसमानदा है, बड़ी पुरानी है, हमें नई रजीम चाहिए। एक तरफ हमें अपने लोगों को मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर लेके आना है और दूसरी तरफ हमें उसके ऊपर जो है वो रेगुलेशन पे लेके आना है। अब दो बातें यहाँ पे, एक मॉरल बातें हैं, एक सोहेल बड़ाई साहब ने एक इशारा किया, इरशाद आरिफ साहब ने और फिर शामी साहब ने। सोहेल बड़ाई साहब ने कहा कि जो रिपोर्टर है उसका सबसे बड़ा जो एक इम्तिहान है वो ये है कि वो अपनी बायस को एक तरफ रख के रिपोर्ट कर सके। इसके लिए ज़ाहिर है कोई रेगुलेशन नहीं हो सकती, इसके लिए एक आपको ट्रेनिंग चाहिए। और वो लोग जो कि आपके मीडिया में नए आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग में और तज्ज़िये में क्या फ़र्क है। जब आप एनालिसिस करने बैठेंगे तो वो तो बायस होगा, वो तो एक आपके अपने व्यूज़ हैं, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करने बैठेंगे तो ये फंडामेंटल है रिपोर्टिंग का कि आप अपने बायस को रैदा करेंगे, जो वाक़या जैसे हो रहा है वैसे ही रिपोर्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि डिवीजन इतनी ज़्यादा हो गई है कि रिपोर्टर में हर रिपोर्टर एनालिस्ट ही बन गया है। वो अपना जो इवेंट है वो भी ऐसे ही पेश करता है जैसे वो एनालिसिस कर रहा है। दूसरी जो शामी साहब ने बात की वो है डिग्निटी की बात की है। अब देखें हमारे यहाँ जो हमारा आइन है, आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो डिग्निटी है और जो फ्रीडम है उसको एक आर्टिकल में बयान करता है, यानी राइट टू फ्रीडम और राइट टू डिग्निटी, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लाइफ और राइट ऑफ डिग्निटी, ये दो एक ही आर्टिकल में बयान हुए। सो दिस शोज़ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिग्निटी के ऊपर एम्फेसिस कितना करता है। अब यहाँ पे देखें ये जो पीका का लॉ आया है, और मैं एक्चुअली बड़ी मुझे खुशी है कि आज पहली बार
ये बात हुई है कि रेगुलेशन तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कोई तरीकाकार तय करना चाहिए, 3 जज बैठे, 5 जज बैठे, और फिर एक थ्रेश होल्ड देखें। ये थोड़ी है कि कैबिनेट ने एक पूरा लॉ बनाया है, 52 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, 300 बंदा जो है वो असेंबली में बैठा हुआ है, वो लॉ के ऊपर सोच रहा है। एक जज साहब जो है अगर उनको पसंद नहीं आएगा वो कहेंगे जी मेरी ओपिनियन मुख्तलिफ है, मैं लॉ को सेटिसाइड करता हूँ। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते। और पाकिस्तान में और फिर हिंदुस्तान में भी, स्पेशली पाकिस्तान में पोस्ट इफ्तिखार चौधरी जो एक क्राइसिस है जुडिशरी में, अब उसको एड्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज तो मुल्क जो है वो आगे नहीं चल सकता है। पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हैज़ टू बी विद द गवर्नमेंट। पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जुडिशरी को शिफ्ट नहीं की जा सकती। दिस इज़ फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस। और जजेस को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए, मैं बड़े एहतराम से अर्ज करूँगा, उतना ही मुल्क के लिए बेहतर है। अब मैं उन इंसिडेंट्स में नहीं जाना चाहता जहाँ पे जजेस ने पाकिस्तान के बारे में फैसले करके बिल्कुल कमर ही तोड़ दी हमारी। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप अपनी लॉ से आगे जाएंगे, आप पॉलिसी रजीम में घुसेंगे, आप गलत फैसले करेंगे, वो आपको नहीं करने चाहिए। सो बसद एहतराम मेरे ख्याल में एक जज को तो बिल्कुल भी हक हासिल नहीं है कि वो लेजिस्लेशन जो है उसको कर दे। इसके लिए रूल्स बनने चाहिए, रेगुलेशंस बनने चाहिए, और एटलीस्ट फुल कोर्ट बैठ के फैसला करे। अगर कोई लॉ को उन्होंने सेटिसाइड भी करना है, अकेले बैठ के ये फैसला जो है उनको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं 100% इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो भी मीडिया के कवानीन बने वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिसको हुकूमत जो है वो बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सके। ये बात बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बहस नहीं हुई अब तक। मैं पहले दिन से, अगस्त से मैं जो है वो गुफ्तगू कर रहा हूँ मीडिया की तंजीमों के साथ, शामी साहब के साथ भी, इरशाद आरिफ साहब के साथ भी, जहाँ पे मैं PMDA पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो मैं लेके आना चाहता था। उसमें मैंने क्या कहा, मैंने कहा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो है उसको, अब ये यहाँ पे भी देखिए ना, डेफेमेशन लॉ, जिस तरह शामी साहब ने कहा, डेफेमेशन लॉ तो मौजूद है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। अब ये कह देते हैं कि जी नहीं वो आप यूके में, भाई डेफेमेशन लॉ तो यूके का और हमारे में कोई फ़र्क ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ जो लोअर जुडिशरी है वो डेफेमेशन को इम्प्लीमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपके केसेस ही डिसाइड नहीं हो रहे हैं, आपके केसेस इतने लंबे हो जाते हैं। अब आप देखिए कि हालत ये हो गई है कि पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस को सू करने के लिए लोग लंदन जाते हैं। हर बड़े आदमी ने पाकिस्तान के मीडिया हाउस को सू करना है, उसने जाके लंदन में किया। यहाँ पे 2 वजीरों के साथ जो हुआ वो जाके लंदन में जाके उन्होंने केस फाइल किए, क्योंकि जुडिशरी यहाँ पे दिस इज, हम बाहर वालों को कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान के लॉ सिस्टम के ऊपर जो है बिलीव करें, यहाँ पे हुकूमती वजीरों को बाहर जाके केस करने पड़ रहे हैं। ये हालत है हमारे एतमाद की अपने जस्टिस सिस्टम के ऊपर। दिस नीड्स टू बी चेंज, और ये चेंज नहीं होगा अगर जो अपना जुडिशरी खुद चेंज नहीं करना चाहेगी तो चेंज नहीं होगा। सो आप डेफेमेशन लॉ लगा लें, आपकी मर्जी है। दूसरी तरफ हमने क्या कोशिश की, हमने कोशिश की एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्रिएट करें जिसमें फैसले हो सकें। हमने कहा पैमरा में इस वक्त काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, वहाँ पे आप नॉमिनेट करें, 50% लोग जो हैं वो मीडिया नॉमिनेट कर दें, 50% लोग पार्लियामेंट नॉमिनेट कर दें, और जब उनके पास शिकायत जाए तो वो उसका फ़ैसला करें, और 6 महीनों में उसका फ़ैसला जो है वो होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली उसको इन्फोर्स नहीं होने दिया गया। और हमारे यहाँ अपोजिशन भी तो सारी जोकर्स पे मबनी है। जब जो बात भी उनके ऊपर आप रिफॉर्म पे लेके जाएं, वो देखते हैं कि अगले हमारा पॉलिटिकल फ़ायदा क्या होगा। उनको नैब के लॉ के अलावा कोई दुनिया में केस ही नज़र नहीं आ रहा। उनको रात ख्वाब में भी बस यही है कि नैब कुछ ख़त्म करते हैं, बाकी और किसी रिफॉर्म में वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब यहाँ पे ये जो पीका का लॉ है, देखें इरशाद साहब, मैं आपने मिसाल दी कि आपने खबर दी, और वो तो क्रिमिनल डेफेमेशन में नहीं आता, वो तो सिविल साइड के ऊपर जाएगा। क्रिमिनल डेफेमेशन ये है कि एक खातून MNA के ख़िलाफ़ पूरे हफ्ते से कैंपेन चलाई गई कि उन्होंने, वो खातून जो है वो फलाने लीडर को लड़कियां सप्लाई कर रही थी इसलिए वो MNA बनी। मुझे आप बताइए ये क्या, ये उसको 1000 रुपया या 2 लाख रुपया जुर्माना करके उस बंदे को छोड़ देना चाहिए? हरगिज़ नहीं। आपने कह दिया कि एक जो मिनिस्टर है उसको इसलिए अवार्ड मिल गया कि उसके जिनसी ताल्लुकात हैं। मतलब 2-2 टके के लोग जो हैं, जिनकी ना अपनी कोई इज्जत है, ना उनके घर की कोई इज्जत है, ना उनको अपनी फैमिलीज़ का कोई पता है, वो जो मुंह में आता है वहाँ पे बैठ के कोई बकवास कर दे, और हम कहते हैं कि नहीं जी इसके ऊपर तो ये कोई केस ही नहीं बनता जी, ये बड़ा जुल्म हो जाएगा। हाँ, हमें डिबेट ये होनी चाहिए कि सेफगार्ड्स
आप डेवलप करें लॉ के अंदर कि मिसयूज ना हो सके। ये कहना कि लॉ ही नहीं होना चाहिए, ये तो जंगल की सोसाइटी बन जाएगी। और जिस तरीके से फिर हमने यहाँ पे हालात कर दिए हैं, हम सिंपल ये कह रहे हैं लॉ हो उसकी, और ये तोहमत और बहतान दोनों जो हैं ये इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं, आप इसके पीछे तो नहीं हट सकते। और आपने जो सिविल डेफिमेशन और क्रिमिनल डेफिनेशन है वो वेल डिफाइंड है, आपने उसको करना है। आप सेफगार्ड्स बता दें, सेफगार्ड्स बेहतरीन यही हैं कि मीडिया की नुमाइंदगी हो, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी हो, वो डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो मीडिया के स्टैंडर्ड्स तय करे। फिर आज अभी आपने देखें सबसे बड़े अखबार के जो एडिटर हैं वो इतने बेशरम हैं कि उन्होंने हेडलाइन लगा दी कि शिया मॉस्क जो है उसमें हुआ है हमला। ये इस तरह से आप करते हैं? आप मुल्क में क्या शिया सुन्नी फसाद कराना चाहते हैं? एक साहब लिख रहे हैं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चले गए हैं और वो वहाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करके आ गए हैं। ना किसी को यहाँ पे बात करने का, ना किसी को लिमिट का पता है। हर रोज़ाना हम ये कोशिश करते हैं कि मुल्क एक एज के ऊपर रहे, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे, एक मुल्क के अंदर एक तूफ़ान मचा रहे, ना किसी की इज्जत महफूज हो, ना किसी की फैमिली की इज्जत महफूज हो। और इसको हम कहते हैं ये मीडिया फ्रीडम है। कोई ये मीडिया फ्रीडम नहीं है, ये लच्चरपन है और इसको कंट्रोल होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हर तरह हमें ये कोशिश करनी चाहिए। एक तरफ हुकूमत को हमें बचाना है कि हुकूमत में कोई ऐसा आदमी ना हो जो कि कानून को मिसयूज़ कर सके, और दूसरी तरफ हमें मुआशरे को बचाना है उन लच्चर लोगों से जो ये हरकत कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान में रह के हम आगे चलेंगे। थर्डली, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स भी हैं और नए यंगस्टर्स भी हैं। देखिए, हमने आके सबसे पहले तो गवर्नमेंट का जो, मैं डिजिटल मीडिया की तरफ थोड़ा एक मिनट दोबारा बात करना चाहता हूँ, इसकी बड़ी अहमियत है। आप देखें, जब हमने अपनी इसको नहीं बनाया और उसके हिंदुस्तान ने मसलन, आप देखें अब होता ये है कि जो मुल्क हैं उनके ख़िलाफ़ ज़रूरी नहीं होता कि जाके हमला ही करना होता। आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मुल्कों को आप अपनी इस तरह की फ़िज़ा क्रिएट कर दें मुल्कों के बारे में कि उनकी मईशत तबाह हो जाए, उनके ऊपर लेजिस्लेशन आ जाए, उनके ऊपर पाबंदियाँ लग जाएँ। अब मसलन नूर मकदम केस है, नूर मकदम केस इस्लामाबाद में क्रिमिनल केस है। आप मुझे बताइए हिंदुस्तान का इससे क्या ताल्लुक? उनके 2 डिजिटल चैनल्स ने कम अज़ कम जो है वो 35 घंटे की वीडियोस बनाई नूर मकदम केस के ऊपर। यहाँ पे वो एक टिकटॉकर का केस हुआ मीनारे पाकिस्तान में, जहाँ पे वो लड़की के साथ लाहौर में वाक़या हुआ। मुझे बताइए इंडियन उससे क्या ताल्लुक? इंडियन डिजिटल मीडिया ने उस वाक़े के ऊपर घंटों की अपनी जो है वो पॉडकास्ट क्रिएट की, घंटों की वीडियोस क्रिएट की, जस्ट टू शो कि पाकिस्तान औरतों के लिए महफूज मुल्क नहीं है, और फिर इसको जो है वो चलाया गया। इसी तरीके से जब हमने ये PMDA की बात की, मीडिया एक फेक ऑर्डिनेंस के ऊपर, हमारे डॉन अखबार ने एक फेक ऑर्डिनेंस के ऊपर एडिटोरियल लिखा। वो एडिटोरियल जाके ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जिनेवा में कोर्ट किया और पाकिस्तान को जो है वो थ्रेट किया गया कि आपका हम GPS जो है वो कैंसिल कर देंगे। दिस इज़ हाउ द रेगुलेशंस वर्क विद मीडिया। दिस इज़ हाउ नाउ ये जो नया एक सिनेरियो बनता है जिसमें आप मुल्कों को स्क्वीज़ करते हैं अपने लीगल फ्रेमवर्क के ज़रिए, और जिसमें आप इस तरह की चीज़ें, मिनॉरिटीज़ महफूज नहीं हैं, औरतें महफूज नहीं हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के आप बयान करते हैं और मुल्कों के ख़िलाफ़ उसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ट्रेन हों इस बात के अंदर कि क्या चीज़ फेक है, क्या चीज़ प्रोपेगेंडा है, क्या चीज़ एग्जेजरेटेड है और क्या चीज़ जो है वो जेन्युइन है। और आई बिलीव ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, और हमारे जो नई पौध है जर्नलिस्टों की, उनको एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना होगा। एंड उसके लिए हमने पूरी इंशाल्लाह मिनिस्ट्री ने हमने पूरी सपोर्ट का बनाया। इंफॉर्मेशन सेंटर्स अब हमने क्रिएट किए हैं हर डिवीज़न के अंदर, जो लोगों को डिजिटल मीडिया के ऊपर ट्रेन करेंगे। सारे प्रेस क्लब्स के अंदर हम डिजिटल स्टूडियोज़ बना के दे रहे हैं जहाँ पे लोग आएँ और अपने डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ जो है वो आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो अगली जनरेशन है वो इन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए ज़्यादा तैयार है।